अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ईद उल फितर की बहुत सारी खुशियां मुबारक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल्ड वीकेंड स्पेशल। मैं हूं ज़ुहैब मंशा। यकीनन आप अपने प्यारों के साथ, अजीज वकारब के साथ ईद की खुशियां मना रहे होंगे, लेकिन ऐन उसी वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की अफवाज का हर जवान, हर ऑफिसर पाकिस्तान के हर बॉर्डर पर ऐन ईद वाले दिन भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। फिर चाहे कराची से लेकर कश्मीर हो या कोयटा से लेकर गिलगित, हर बॉर्डर, हर महाज के ऊपर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। आज का हमारा ईद स्पेशल प्रोग्राम पाकिस्तान नेवी मैरीन्स के साथ है। पाकिस्तान नेवी मैरीन्स अपनी नौइयत की वाहिद और मुनफरिद फोर्स है, जो कि मल्टी डायमेंशनल फोर्स है, यानी ज़मीन के ऊपर, पानी के अंदर और हवा में ऑपरेशन करने वाली और दुश्मन को नाकू चने चबवाने वाली ये अपनी नौइयत की बिल्कुल मुनफरिद फोर्स है। अगर पाकिस्तान मैरीन्स के बारे में आपको बताऊं, पाकिस्तान नेवी मैरीन्स के बारे में आपको बताऊं, तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान नेवी मैरीन्स की जिम्मेदारी पाकिस्तान की कोस्टल लाइन को प्रोटेक्ट करना है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो नेवल बेसिस हैं उनकी सिक्योरिटी भी पाकिस्तान नेवी मैरीन्स के पास है। हसास तंसीबात की सिक्योरिटी पाकिस्तान नेवी मैरीन्स के पास है। और हमारी जो पोर्ट्स हैं, जहां से बाहर से अगर कुछ आता है और पूरे मुल्क में हम जो कुछ भी खाते हैं, उन तमाम पोर्ट्स की, जिसमें पोर्ट कासिम है, जिसमें गवादर पोर्ट है, उसकी भी सिक्योरिटी पाकिस्तान नेवी मैरीन्स के पास है। आज के सूसी प्रोग्राम में आप देख सकेंगे किस तरीके से पाकिस्तान नेवी मैरीन्स के ये जवान ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस वक्त हम जिस जगह मौजूद हैं, ये सर क्रीक्स का एरिया है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट है। बहुत मुश्किल जगह, बहुत मुश्किल एनवायरनमेंट, बहुत सख्त मौसम, लेकिन एक चीज़ जो सबसे बढ़कर है वो है इन जवानों का जज्बा ईमानी। आज के स्पेशल प्रोग्राम में आप देख सकेंगे पाकिस्तान नेवी मैरीन्स की कैपेबिलिटीज़, एबिलिटीज़, प्रोफेशनलिज्म, किस तरीके से ये लेटेस्ट जदीद हथियारों के साथ, लेटेस्ट जदीद इक्विपमेंट्स के साथ ऑपरेशंस करते हैं, और किस तरह पाकिस्तान नेवी मैरीन्स मुनफरिद फोर्स है दीगर फोर्सेस से। आज का स्पेशल प्रोग्राम जारी है, हमारे साथ चलिए और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सर क्रीक्स और पाकिस्तान की कोस्टल लाइन, जो कि तकरीबन 1000 किलोमीटर है, इसको प्रोटेक्ट करना 24/7 किसी चैलेंज से कम नहीं है, बट इसको प्रोटेक्ट कर रही है, करती है अमन के टाइम, पीस के टाइम पाकिस्तान नेवी मरीन्स, पाकिस्तान नेवी। और जब वॉर होती है तो फिर हमने देखा मार्का हक में, मई 2025 की वॉर में और मौजूदा सूरत हाल में भी, कि जब कोई कौम या फौज एक पेज पर होती है तो फिर उस कौम को शिकस्त देना नामुमकिन हो जाता है। स्पेशल प्रोग्राम विद पाकिस्तान नेवी मैरीन्स जारी है, हमारे साथ चलिए। और अभी हम इस क्रीक बटालियन पर मौजूद हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये हॉवरक्राफ्ट हैं। एक तो आपने शिप्स देखी होंगी, बोट्स देखी होंगी, लेकिन ये जो हॉवरक्राफ्ट हैं, इनको स्पेसिफिकली इसका जो मकसद है वो होता है कि आप डायरेक्टली खुश्की से पानी में जा सकें, क्योंकि अगर आप जब शिप के ऊपर होते हैं या बोट के ऊपर होते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि फुल वाटर, जैसे रिवर का पानी होता है, जैसे खुले समुंदर का पानी होता है, लेकिन अगर आप ज़मीन से डायरेक्टली जाना चाहें तो इसके ऑपरेट करने का एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। ये फैंस के ज़रिए जो है वो ऑपरेट होता है, और फिर इस तरह के जो है वो हमारे जवान हैं जो इसे इसी तरह फ़ैन के ज़रिए चलाते हुए आगे बिल्कुल सामने जो है उसमें क्रीक्स एरियाज़ में लेके जाते हैं। एंड क्रीक्स मीन्स के कीचड़, दलदल, पानी, घास, ये सब कुछ मिक्स होता है। अंदर से भी आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? ज़बरदस्त, बेहतरीन। लेफ्टिनेंट उसामा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कमांडिंग ऑफिसर हैं इस हॉवरक्राफ्ट के। अच्छा उसामा भाई, एक तो पहले आपको ईद मुबारक, आज ईद का दिन है। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जी जी, खैर मुबारक। और हम ईद वाले दिन देखें खुद भी आए और कौम को भी दिखाना चाहते हैं कि किस कदर मुश्किल होता है कि इस हॉवरक्राफ्ट में बैठकर और फिर इस हॉवरक्राफ्ट को आगे जो है फॉरवर्ड पोस्टों की तरफ लेकर जाना है। तो मुझे ज़रा बताइएगा हॉवरक्राफ्ट के बारे में कि ये किस तरह डिफरेंट है एक शिप से, एक बोट से।
बेसिकली होवरक्राफ्ट जो है वो इसको डिज़ाइन इस पर्पस के लिए किया जाता है कि उसको मल्टीपल ऑपरेशंस, मल्टीपल ट्रेन के हिसाब से एम्फीबियस वॉरफेयर के लिए, जहाँ पे जो हमारे पास हाइब्रिड जो इन्वायरमेंट हो, ज़मीन से अगर हमने पानी में लैंड करना हो या पानी से हमें ज़मीन पे लैंड करना हो, तो इस मल्टीपल रोल ऑफ ऑपरेशन के लिए हमें एक ऐसा वेसल की ज़रूरत होती है जो कि हम इस क्रीक एओआर में ऑपरेट करें, जहाँ पे जो ना हमारे पास लिमिटेड डेप्थ हो, लिमिटेड पानी हो अवेलेबल, जिसको हम वहाँ पे इजीली हम अप्रोच बना सकें और किसी को कहीं पे भी जो ना ट्रूप्स लैंडिंग कर सकें। बेसिकली इस जो वेसल को बनाने का मेन मकसद यही है। ओके एग्जैक्टली। ये देखिएगा व्यूवर्स, अभी हम बिल्कुल हॉवरक्राफ्ट के ऊपर मौजूद हैं और सेम लाइक जैसे कोई और बोट होती है या जैसे एक टैंक होता है, तो इसी तरह इसके अंदर एक स्पेस है, नीचे जवान मौजूद होते हैं, ऊपर जवान मौजूद है एलएमजी लेकर, और इसके अंदर अब हम चलते हैं और अंदर से भी आपको दिखाते हैं। लेकिन सबसे जो है वो मुश्किल ये होता है कि ये जिस एरिया के अंदर ऑपरेट करता है क्रीक्स में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, वेदर को लेकर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। यहाँ पर जैसा भी मौसम हो, सर्दी हो, सर्दियों की रातें बहुत सर्द होती हैं, गर्मी हो तो गर्मी की दोपहर बहुत गर्म होती है, लेकिन हमारे जो जवान हैं ये इनका जो जज्बा है ये हमेशा गर्म होता है, मौसम से भी ज़्यादा। अच्छा उसामा भाई, यहाँ पर फिर रूटीन में या पेट्रोलिंग वगैरह सब करते रहते हैं? एग्जैक्टली हम रूटीन पेट्रोलिंग भी करते हैं, एक्सरसाइजेस भी करते हैं, इसके अलावा भी काफ़ी ड्रिल्स होती हैं हमारी जिसमें हम जो ना रूटीन बेसिस पे वो करते हैं, जैसे जो ना ट्रूप्स लैंडिंग भी करते हैं। हम अपनी एक्सरसाइज हर वक्त अपनी ड्रिल्स करते रहते हैं ताकि हम वॉर टाइम के लिए हर वक्त रेडी। और ये डायरेक्टली जैसे इसके फैन ओपन होते हैं तो ये फौरी तौर पर सीधा आगे खुद चला जाता है? नेगेटिव ऐसा बेसिकली जो ना इसके अंदर एक लिफ्ट फैंस लगे होते हैं। लिफ्ट फैन बेसिकली जो ना उनका मेन मकसद ये होता है कि होवरक्राफ्ट को जो ना होवर करना। जैसे आपने देखा होगा ब्लोर जिस तरह होता है ज़मीन पे, जैसे हम फायर करते हैं ब्लोर को, तो वो ऑटो पे होवर हो जाता है। इसी तरह इसके अंदर लिफ्ट फैन लगे हुए हैं, लिफ्ट फैन सिर्फ इसको होवर करते हैं। बाकी इसको चलाने के लिए इसको प्रोपेलर पीछे लगा होता है, जो प्रोपेलर इसको आगे मैन्यूवर करने में काम आता है। हेड और आगे चलाने के लिए, पीछे चलाने के लिए इसको प्रोपेलर का कमांड काम होता है। और इसका जो आगे स्टीयरिंग है वो सेम लाइक शिप है, जैसे बोट होती है? स्टीयरिंग जो इसका है बिल्कुल सेम लाइक शिप है। इसके जो रडर्स लगे हुए हैं पीछे, जो रडर्स को मैन्यूवर करने में काम आते हैं। उसके अलावा भी इसके स्कर्ट लगे हुए हैं, स्कर्ट इसको काम करते हैं। बेसिकली इसमें हम जो ना ट्रिम शिफ्टिंग करते हैं, ट्रिम बैलेंसिंग करते हैं। ट्रिम शिफ्ट करने से जिस तरह आप एयरक्राफ्ट की ट्रिम बैलेंस होती है, इसी तरह इसकी भी ट्रिम बैलेंस होती है। ट्रिम बैलेंस करने से क्राफ्ट जो है ना वो लेफ्ट और राइट मूव करना शुरू हो जाता है। चलें जी उसामा भाई, यू एक्सप्लेन वेल, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? ईद मुबारक। खैर मुबारक सर। ये पहली ईद है आपकी घर से बाहर? नहीं सर, मैक्सिमम सर्विस में ईद जो है ना बाहर ही गुजरती है। अच्छा, लेकिन ईद वाले दिन फिर आप घर वालों को तो मिस करते होंगे? सर वतन रहे सलामत, ईद हज़ार बाकी। अच्छा, वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। ये देखें ना, वतन रहे सलामत, ईदें हज़ार बाकी। और वही अगर आप यहाँ पर आएँ, अगर आप इस एरिया में आएँ, अगर आप शाह बंदर आएँ, अगर आप इन फॉरवर्ड पोस्टों के ऊपर आएँ, और फिर आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर मुश्किल होता है वतन। आज हम जब शहरों में, अपने घरों में, अपने देहातों में, घरों में बैठकर ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने प्यारों के साथ, तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जैसे अली ने कहा, जैसे उसामा साहब हैं, तमाम जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, हर महाज जो है वो संभाले हुए हैं, तो वो 24/7 और हर फेस्टिवल, ईद हो, शब बारात हो, कोई भी मौका हो, स्पेशल इवेंट हो, वो मौजूद होते हैं अपनी ड्यूटी के ऊपर, और ड्यूटी के ऊपर ही वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ये आप ज़रा फील कीजिएगा कि अगर आप इस हॉवरक्राफ्ट के अंदर बैठे हुए हैं और आपने ये कंप्लीट एक यूनिफॉर्म पहना हुआ है, आपने वेपन्स पकड़े हुए हैं, ये बहुत हैवी जैकेट्स हैं, यानी मैं टी शर्ट के अंदर भी मुझे अच्छी खासी गर्मी फील हो रही है, गर्मी है, बट इन्होंने हेलमेट पहने हुए हैं, इनको पसीना आया हुआ है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आसान नहीं हैं। यहाँ बैठकर एंड फॉरवर्ड पोस्टों के ऊपर बैठकर प्रोटेक्ट करना, ये वो एक्चुअल प्रैक्टिकल कहते हैं कि वो कुर्बानी है जो हमारे जवान हर वक्त दे रहे होते हैं। और इसीलिए ईद का दिन हमारी कोशिश होती है कि ईद वाले दिन हम आएँ, और बजाय इसके कि मैं अपने फैमिली के साथ ईद सेलिब्रेट करता, कोशिश की कि हम इन जवानों के साथ, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान मरीन्स के जवानों के साथ ईद सेलिब्रेट करें। आगे हम चलेंगे फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर भी, और आप देख सकेंगे कि क्रीक्स एरियाज़ के अंदर किस तरीके से 24/7 जो है वो पाकिस्तान की कोस्टल लाइन को प्रोटेक्ट किया जा रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम ज़करिया भाई। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ईद उल फितर की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक। आप सब लोगों को ईद उल फितर की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक। मैंने थोड़ा लंबा कर दिया लिंक देने में। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपकी यकीनन ज़्यादातर ईदें तो इसी तरह ही सर्विस में गुजरी होंगी। मैरिड हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं? मेरा एक बेटी है।
एक बेटी है। एक बेटी तो कहती होगी कि पापा आए आप हमारे साथ ईद सेलिब्रेट करें। ऐसा ही है, लेकिन बस मुल्क के लिए करना पड़ता है। तो सबसे पहले फ़र्ज़ है हमारे पे कि मुल्क की हिफाजत करनी है। और आगे चलते हैं, हम आपको अब नेक्स्ट फॉरवर्ड पोस्टों के ऊपर लेकर चलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सर क्रीक का जो डिस्प्यूट है, इसके बिहाइंड हिस्ट्री क्या है? हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर फैज़ याब मौजूद हैं। सर बताइएगा कि ये जो डिस्प्यूट है ये तो काफ़ी पुराना है, और इसकी बुनियादी तौर पर हिस्ट्री क्या है, और इशू अब जो इस एरिया में जो ज़्यादातर आपको फेस करने पड़ते हैं वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सर क्रीक का इशू है ये ऑल्दो काफ़ी पुराना मैटर था, लेकिन ये लॉन्ग एगो बिफोर द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया रिजॉल्व हो गया था बिटवीन द स्टेट्स ऑफ कच्छ एंड सिंध, और इट वाज वेल सेटल्ड। और उस रेजोल्यूशन के हिसाब से जो ईस्टर्न बाउंड्री तक सिंध के प्रोविंस में हिस्सा शामिल था, जिसमें तमाम पूरी सर क्रीक इंक्लूड थी, और जो ईस्टर्न बैंक बियॉन्ड वो जो है कच्छ के रीजन में गया था। और यही वाला जो फैसला था ये कायम दायम रहा, और लेकिन हमारे जो रिवायती हरीफ है उसकी मल इंटेंशन जो है वो दोबारा जागी, और लेट इन 1960s उसने जो है इस इशू को दोबारा से हाईलाइट करना स्टार्ट किया। और सेकेंडली ये जो सर क्रीक है इसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ़ और सिर्फ एक क्रीक की या फिर एक जोग्राफिकल एरिया की नहीं है, बल्कि ये डिस्प्यूट हमारे लिए इसलिए भी अहम है कि ये हमारी जो एक्सटेंडेड इकोनॉमिकल जोन है उस तक एक्सटेंड होता है। अगर हम इस क्लेम को जो है जो हमारे रिवायती हरीफ का मल इंटेंशन बेस्ड क्लेम है, और इसके तहत जो है ये हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक भी एक्सटेंड होता है। अच्छा, अभी हम बिल्कुल व्यूवर्स हम स्पीड बोट के ऊपर बैठेंगे, और ये बुनियादी तौर पर रूटीन की पेट्रोलिंग है जो कि सर क्रीक्स में की जाती है, और इसीलिए हमको ये जैकेट पहनाई गई है। एक प्रॉपर SOPs के साथ आपने आगे जाना होता है। अच्छा फैज़ याब भाई, बटालियन से आगे जब सर क्रीक की तरफ जाते हैं तो अमूमन क्या SOPs होती हैं, और जो पेट्रोलिंग है वो एक मामूल के ऊपर रोज़ाना हो रही होती है, वेदर जैसा भी हो? देखें, इस एरिया में हमारे जनरली दो चैलेंजेस हैं। पहला तो इस एरिया की इटसेल्फ टेरेन है, जो कि एक नेचर है, और वी कैन नॉट गो अगेंस्ट दी नेचर। हम उसमें सिचुएशन मैनेज करके और उसके हिसाब से अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करते हैं। और दूसरा हमारा जो चैलेंज है, जो हमारा रिवायती हरीफ है, वो है जिससे हम बहुत अच्छे से नबरुद आज़मा हो रहे हैं। सेकेंडली, जब भी पेट्रोलिंग की बारी होती है या कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो बिल्कुल एज़ पर प्रोसीजर्स, एज़ पर स्टैंडर्ड SOPs जो है वो कंडक्ट की जाती हैं, और जिसमें जो हिफाजत को दोनों तरीके से मलूज़ खातिर लाया जाता है, जिसमें कि मौसम उससे भी बचाव के लिए कि जिसमें लाइफ जैकेट्स वगैरह यूज़ की जाती हैं, और ये जो क्रीक है इससे खुदा न खास्ता अगर कोई इसमें गिर जाता है, ऑल्दो वी आर वेरी गुड स्विमर, लेकिन उसके बावजूद भी हमें SOPs के तहत ये जैकेट्स, लाइफ जैकेट्स पहननी पड़ती हैं। दूसरा जो हमारी कॉम्बैट रिग है वो भी हमें जो है वो इसमें यूज़ करनी होती है। एग्जैक्टली और अभी व्यूवर्स जैसे कि फैज़ याब साहब बता रहे थे हमें कि किस कदर मुश्किल होता है, वेदर का चैलेंज है, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो है वो और भी बहुत ज़्यादा और डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अभी हम इसको सर स्पेसिफिक स्पीड बोट कहेंगे, पेट्रोलिंग बोट कहेंगे, क्या कहेंगे? ये हमारी पेट्रोलिंग बोट है। पेट्रोलिंग बोट है, ओके जी। और अभी हम पेट्रोलिंग बोट में बैठ के आगे फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ जाएंगे, और हमारी बहुत इम्पोर्टेंट फॉरवर्ड आगे पोस्टें हैं जहां से जो कि फ़र्स्ट लाइन का किरदार अदा करती हैं पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने में, पाकिस्तान की कोस्टल लाइन को प्रोटेक्ट करने में। पाकिस्तान नेवी की ये आम रवायत है कि जब भी कोई एक्टिविटी की जाती है किसी भी किस्म की, बेशक वो हॉवरक्राफ्ट निकल रहा है क्रीक्स एरियाज़ में या बोट्स जा रही हैं ओपन सी में, तो सबसे पहले तलावत कुरान पाक की जाती है। इसीलिए यहाँ चूँकि अभी हम जा रहे हैं आगे फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ, तो यहाँ पर तलावत की जाएगी कुरान पाक की, और उसके बाद फिर प्रॉपर जो है ये एक्सरसाइज शुरू होगी जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु व अंता रब्बुल अर्शिल करीम बिस्मिल्लाहि मजरिहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी ला गफूरुर रहीम। यही वो जज्बा है और यही कुरान मजीद की वो पावर है जो हमारे जवानों को, वो हमारे पाकिस्तान नेवी के जवान हों, आर्मी के हों, एयरफोर्स के हों, और ये पावर हमने पाक इंडिया 2025 की वार में देखा कि बज़ाहिर हमसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर नज़र आने वाला दुश्मन, जिसके पास टेक्नोलॉजी भी बज़ाहिर कई गुना ज़्यादा थी, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने उनको शिकस्त दी, वो एक तारीख़ रकम कर दी, एक ऐसी तारीख़ रकम की कि दुनिया की ताकतें, दुनिया की टेक्नोलॉजीज़ दंग रह गई कि कैसे पाकिस्तान ने चंद घंटों के अंदर, चंद मिनट्स के अंदर वो हमारा रवायती दुश्मन जो कि हर वक्त ये सोचता रहता है और शायद उसने कितने सालों की प्लानिंग की होगी कि वो पाकिस्तान को किसी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन पाकिस्तान के मसल्ला अफवाज ने और हमारे ऐसे ऑफिसर्स ने, हमारे ऐसे जवानों ने वो कर दिखाया जो कि नामुमकिन था, और उसके साथ यकीनन एक बड़ी पावर जो थी वो हमारे जज्बा ईमानी की थी। खसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान नेवी मरीन्स के साथ जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।